हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जियोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सेल साइकिल क्या होती है, कितनी फेस में कंप्लीट होती है। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 4 है और यूनिट 4 का नाम तो आपको याद है ही, सेल साइकिल, सेल डिवीज़न एंड सेल सिग्नलिंग। चलिए फिर मैं डाल देता हूँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का हेडिंग, सेल साइकिल। ओके सर, ओके पढ़ा दो इसको, छोड़ो मत। ओके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला और पेपर में आता भी है सेल साइकिल। ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। और इसको पढ़ने से पहले हमें डायग्राम की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। बिना डायग्राम के इसको समझना मुश्किल ही नहीं, डिफ़िकल्ट है। चलिए तो सबसे पहले डायग्राम बना लो और डायग्राम बनाने के बाद सेल साइकिल की परिभाषा लिखवा देता हूँ। चलो पहले मैं तो सेल साइकिल उन सभी घटनाओं का चैन होता है, यानी कि सेल साइकिल उन सभी घटनाओं की चैन होती है जिसमें सेल बढ़ती है तथा विभाजित होती है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, जिसका आपको बहुत टाइम से इंतज़ार रहता है और कहीं नोट्स की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि यही आपके नोट्स होते हैं। तो जो सेल साइकिल होती है ना बेटा, सेल साइकिल, ठीक है, घटनाओं का क्या होता है, सेल साइकिल घटनाओं का, ठीक है, सेल साइकिल घटनाओं का, ठीक है, घटनाओं की कर दे दिया हूँ मैं, एक चैन होती है, ठीक है। सेल साइक्लिक यानी कि सेल साइकिल घटनाओं की एक चैन होती है, ठीक है सर। सेल साइकिल घटनाओं की एक चैन होती है, ठीक है, जिसमें सेल जो होती है ना, जिसमें सेल जो होती है बेटा ग्रोथ करती है यानी कि बढ़ती है, जिसमें सेल क्या होती है, बढ़ती है तथा विभाजित होती है, तथा क्या होती है, विभाजित होती है। ओके सर, ओके, इसमें सेल बढ़ती है तथा विभाजित होती है। भाई ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी कि सेल साइकिल घटनाओं की एक चैन होती है जिसमें सेल बढ़ती है तथा विभाजित होती है, ठीक है, विभाजित होती है। समझ गए। अब जो ये विभाजन आप देख रहे हो ना, ये जो विभाजन है ये मंद मंद मुस्कुरा रहा है, यही सारा काम सेल साइकिल में करता है। ये लाइन जो तुम देख रहे हो विभाजित, यानी कि सेल साइकिल घटनाओं की एक चैन होती है। घटनाओं की जगह आप लिख सकते हो स्टेप या फेस की क्या होती है, एक चैन होती है जिसमें सेल बढ़ती है तथा विभाजित होती है। अब जो ये सेल डिवीज़न होता है ना, यानी कि सेल कोशिका विभाजन जो होता है, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो सेल डिवीज़न, यही मेन पॉइंट होता है, यही सब कुछ करता है। जो ये सेल डिवीज़न होता है ना, सेल डिवीज़न में एक पेरेंट सेल, ठीक है, विभाजित होकर दो डॉटर सेल में बदल जाती है और सेल डिवीज़न में लगभग 24 आवर लगते हैं। इसको हम रिप्रोडक्शन या फिर हम मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, कई नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। तो सेल साइकिल में ज़्यादातर हम सेल डिवीज़न ही पढ़ते हैं। तो सेल डिवीज़न में क्या होता है मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ। सेल डिवीज़न में, ठीक है, सेल डिवीज़न में एक पेरेंट सेल, ठीक है, एक पेरेंट सेल, ठीक है, एक पेरेंट सेल जो होती है ना, यानी कि पैतृक कोशिका, एक पेरेंट सेल जो होती है विभाजित होकर, ठीक है, बहुत सिंपल सी भाषा में लिखवाता हूँ, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट भाषा नहीं है। सेल डिवीज़न में एक पेरेंट सेल विभाजित होकर, ठीक है, दो डॉटर सेल बनाती है, ठीक है बेटा, दो डॉटर, DAUGHTER, दो डॉटर सेल क्या होती है, अरे सर डॉटर सेल में बदल जाती है या बनाती है, लिख सकते हो। एक पेरेंट सेल विभाजित होकर दो डॉटर सेल में बदल जाती है, ठीक है भाई। ये लिखना पड़ेगा, लाइन ये लिखनी पड़ेगी, बहुत काम की लाइन है क्योंकि शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करो। एक बार आपने शुरुआत कर दी ना तो आपका काम हो जाएगा। यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को। लिखने वाले खुद ही लिखते हैं आजकल अपनी तकदीरों को। बस यही चीज़ आपको समझ लेनी है, खुद से करो, अच्छा करो, बेहतर करो, ठीक है। तो सेल डिवीज़न में एक पेरेंट सेल विभाजित होकर दो डॉटर सेल में बदल जाती है। ओके। और सेल डिवीज़न को टाइम कितना लगता है भाई, ये पहला पॉइंट था इम्पोर्टेंट, दूसरा पॉइंट था और ये वाला तीसरा पॉइंट था। तो सेल डिवीज़न में, ठीक है बेटा, सेल डिवीज़न में, ओके, सेल डिवीज़न में लगभग 24 आवर लगते हैं, ठीक है, लगभग 24 आवर मतलब घंटे लगते हैं,
घंटे लगते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा सेल डिवीज़न कहाँ कहाँ हो सकता है? अरे यार सेल, हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी होती है। जैसे मान लो कहीं आपके चोट लग गई, चोट फेंट लग गई, नहीं मैं तो खाली चोट ही बोलूँगा, कुछ तगड़ी चोट लग गई, तो वहाँ पर क्या होता है 24 घंटे में वो जो है ना चोट रिकवर होने की कोशिश करेगी, क्योंकि एक सेल नई सेल बनाएगी, फिर सेल नई सेल बनाएगी, फिर सेल नई सेल बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ तुम्हें ध्यान देना है कि सेल डिवीज़न में लगभग 24 आवर लगते हैं। अब एक चीज़ और, मैंने बोला सेल डिवीज़न में एक पेरेंट सेल विभाजित होकर 2 डॉटर सेल में बदल जाती है, फिर ये डॉटर सेल पुनः डिवाइड होती है। ठीक है, ये जो डॉटर सेल है, नई सेल बनी है, वो पुनः डिवाइड होकर फिर से अगेन डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, और यही प्रोसेस क्या होती है, लगातार चलती रहती है। जैसे आप क्या बोलते हो, सेल साइकिल कहते हो। ठीक है, यानी कि एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में, फिर वो डॉटर सेल, ठीक है, पुनः डिवीज़न के दौरान 2 डॉटर सेल में चेंज हो जाएगी। यही साइकिल जो होती है, यानी कि सेल साइकिल लगातार चलती रहती है। चलिए आगे जब डायग्राम बनाएंगे तो डिस्कस करेंगे। सेल डिवीज़न में लगभग 24 आवर लगते हैं। अब एक लाइन 100 रुपये की है, ध्यान देना। ठीक है, यानी कि सेल साइकिल में या सेल डिवीज़न में आप कुछ भी लिख सकते हो, मर्जी है। सेल साइकिल में मैं ज़्यादातर सेल डिवीज़न का यूज़ करूँगा। ठीक है, सेल डिवीज़न का बेटा यूज़ करूँगा मैं। ठीक है, सेल डिवीज़न में, ओके ओके ओके, सेल डिवीज़न में 2 मुख्य फेस होती हैं। ठीक है, 2 मुख्य फेस होती हैं, मैं दिखाई दे रहा हूँ, 2 मुख्य फेस होती हैं। अच्छा, सेल डिवीज़न में 2 मुख्य फेस होती हैं, सर बता दो कौन कौन सी होती हैं? सेल साइकिल लिख सकते हो आप या सेल डिवीज़न लिख सकते हो, मर्जी है आपकी। ठीक है, आप सेल साइकिल लिख देना या सेल डिवीज़न लिख देना, ये मर्जी है। ये चलो मैं एक चीज़ लिख देता हूँ यहाँ पे कि सेल साइकिल कर देता हूँ मैं, सेल साइकिल में। ठीक है, सही रहेगा, सेल साइकिल, या दोनों लिख दो, सेल डिवीज़न और या फिर सेल साइकिल कर दो, मर्जी है आपकी। मैंने सेल साइकिल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इंटरफेस वाला भी सिस्टम होता है। एक इंटरफेस आती है बेटा, एक कौन सी होती है, एक इंटरफेस होती है। ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना। ठीक है सर, एक इंटरफेस होती है, एक होता है तुम्हारे पास समसूत्री विभाजन, माइटोटिक, माइटोटिक। ठीक है, एक ये होता है। ठीक है, 2 होती है इंटरफेस। अब इंटरफेस की 3 फेस होती हैं, ये ध्यान देना, इंटरफेस की 3 फेस होती हैं। एक ग्रोथ 1 फेस होती है, G4 ग्रोथ होता है। ठीक है, दूसरी तुम्हारे पास सिंथेसिस फेस होती है, यानी कि सिंथेसिस फेस S फेस होती है। और तीसरा जो होता है बेटा, वो होता है और होना काफ़ी नहीं होता, ये G2 फेस होती है। कौन सी होती है? G2 फेस होती है। अच्छा, रावण मूवी नहीं देखा आपने? रावण मूवी में एक का नाम रावण होता है और एक का नाम G1 होता है, बस G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस। ठीक है, और इंटरफेस जो होता है ना, ये इंटरफेस, इस इंटरफेस में सेल का सबसे अधिक टाइम लगता है, लगभग 95%। कितना टाइम लगता है? लगभग 95% टाइम इसी इंटरफेस में वेस्ट हो जाता है। यानी कि सेल को डिवीज़न के लिए तैयार होने में, 95% लगता है। सेल को विभाजित होने में 95% टाइम लगता है, और विभाजित होने में मात्र कितना लगता है? 5% टाइम। ये जो होता है वो आप 2 फेस में डिवाइड कर सकते हो। इसकी पहली फेस होती है तुम्हारे पास कैरियो। ठीक है, कैरियो काइनेसिस, हाँ यही होती है काइनेसिस। कितनी बड़ी नाम है देखो, कैरियो काइनेसिस। और दूसरी जो होती है साइटोकाइनेसिस, बहुत इजी होती है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता। ठीक है, और यहाँ टाइम कितना लगता है बेटा? मात्र 5% टाइम लगता है इसको, मात्र 5% टाइम इसको लगता है। अब कैरियोकाइन यानी कि 18 से 20 घंटे, आप ऐसे बोल सकते हो 18 से 20 घंटे जो है ना, 20 आवर, 18 से 20 घंटे इस इंटरफेस में खर्च हो जाते हैं। यानी कि जब एक सेल का 2 सेल में डिवीज़न होता है तो 18 से 20 घंटे इस इंटरफेस में खर्च होते हैं, और मात्र 5 से 6 घंटे ही कहाँ खर्च होते हैं तुम्हारे पास? इस माइटोटिक फेस में खर्च होते हैं। यानी कि इंटरफेस एंड माइटोटिक फेस, मैंने पूरा लिख दे जाऊँ इसको एम फेस भी कहेंगे, आगे जाके शॉर्ट में बोल देंगे इसको एम फेस। तो कितना टाइम लगता है? 5% माइटोटिक फेस को, और इंटरफेस को लगता है 95%। चलिए, तो कैरियोकाइनेसिस जो तुम देख रहे हो ना, इसमें न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, और जो साइटोकाइनेसिस होता है, इसमें जो होता है वो साइटोप्लाज्म का क्या होता है? डिवीज़न होता है। अब कैरियोकाइनेसिस में तुम्हारे पास 4 स्टेज आती हैं। एक आती है तुम्हारे पास टैम्प मतलब TMA
एंड पी, नहीं 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 नहीं, ये नहीं आती बेटा, टैम, TAM, फिर लास्ट में आती है पी। तो बेटा पहले पी होती है, फिर ए ऐसे बोला जाता है, पहले पी होगी, इसको बोलते हैं, इसका नाम होता है तुम्हारे पास, ठीक है। पहला कौन सा था, पहला कौन सा था, पैराफेज, ठीक है, पैराफेज, पैराफेज, किसी किसी बुक में ये पैरोफेज भी लिखा होता है। मेटाफेज, फिर हमारा आता है मेटाफेज, ओके, मेटाफेज, फिर आता है एनाफेज, कौन सा था बेटा, एनाफेज आ जाता है हमारा ये, ठीक है। फिर टीलोफेज, लास्ट वाली जो आती है ना वो टीलोफेज आती है, टीलोफेज, ठीक है। ये इतनी फेज से गुजरना पड़ता है। अब सब बारी बारी से पढ़ने वाले हैं, ध्यान देना। और साइटोकाइनेसिस, जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी दो भागों में डिवाइड होता है। एक जो होता है एनिमल सेल में अलग टाइप से होता है, और प्लांट सेल में जो होता है अलग टाइप से होता है। पूरा सेल साइकिल पढ़ लेंगे, घबराओ मत यार, मैं आपके साथ हूँ। डर किस बात का लग रहा है आपको, ये बताओ कि मुझे भाई इस चीज़ का डर लग रहा है। तो सबसे पहले सेल साइकिल में दो मुख्य फेस होती हैं। पहली इंटरफेस होती है, 95% समय इंटरफेस में लगता है, यानी कि सेल को तैयार होने में। और डिवीज़न में केवल 5% लगता है, कैरियोकाइनेसिस, इसमें न्यूक्लियस केंद्रक का डिवीज़न होता है। और साइटोकाइनेसिस, इसमें जो होता है साइटोप्लाज्म का क्या होता है, डिवीज़न होता है। सेल आपने पढ़ रखी है, ठीक है, सेल क्या होती है क्या नहीं होती है, ठीक है। अब जो है जरा ध्यान देना, मैं एक छोटा सा डायग्राम बना दूं, उस डायग्राम से आप सब कुछ समझ जाओगे। ओके सर, डायग्राम बड़ा ज़रूरी होता है बेटा, अगर डायग्राम ना बनाना तो समझो नंबर ना मिलेंगे, सोच लेना बेटा ये। इसीलिए डायग्राम बड़ा अहम ज़रूरी है, बड़ा करके बनाओ ताकि जो है मुझे भी दिखाई दे और आपको भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत, ठीक है। वो नज़र नहीं आए हम जिनकी नज़र में रहते हैं भाई, वो नज़र नहीं आए हम जिनकी नज़र में रहते हैं। आगे मैं नहीं सुना रहा हूँ, चलिए देखते हैं, ठीक है। ये अब क्या होता है कि सबसे पहले इसको 4 भागों में डिवाइड कर दो। 4 भाग का मतलब ये होता है, चलो मैं कुछ इस तरह से डिवाइड कर रहा हूँ इसको। पहले ए यहाँ से सेंटर पॉइंट लेके मैंने कुछ इसको इस तरह से डिवाइड करा, क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ा लेना है मुझे। और यहाँ से मैंने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, फिर मैंने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है, इस तरह से मैंने कर दिया। और मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा और हमें बड़ा करने की ज़रूरत है, ऐसे करके ये ठीक है। अब इसके ऊपर से जो है ना मुझे एक लेयर लेनी है, ध्यान देना बेटा, ये इसके ऊपर से मुझे एक लेयर लेनी है ताकि मेरा डायग्राम अच्छा बने और मुझे पसंद लगे, ठीक है। ओके सर, ओके, ये ठीक है। देखो कितना इजी डायग्राम बनाऊंगा मैं, एक सिंपल सा डायग्राम बनाऊंगा जिसको आप बड़ी आसानी से समझ जाओगे ये, ठीक है। फिर से अगेन मेरा डायग्राम, और एक फेस हो गई, ये G1 हो गई, ये बेटा G1 फेस हो गई, G1 फेस हो गई। 30 से 40% टाइम लगता है यहाँ, ठीक है। फिर इसके बाद में मेरे पास S फेस आ जाती है। देखो बेटा डायग्राम बनाने का तरीका, अब यार देखना और बनाना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। एक तो बोर्ड पे ऑलरेडी बना हुआ होता है, लेकिन हमारा 5 मिनट 10 मिनट फालतू लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम सीख तो जाओगे ना। भाई ये बताओ कैसे बना रहा हूँ, वैसे बनाओ ना आप डायग्राम को, बताओ अगर मेरी बात गलत है तो। सीख तो जाओगे ना यार, तुम सीखना मेन काम होता है। अब तुमने डायग्राम देख लिया, बनाना आ नहीं रहा, क्या फ़ायदा होगा, ये बताओ तुम ना, मुझे तुम बताओ यार, तुम खुद बताओ, खुद सोचो तुम यार, क्या ये बात सही है भाई कि डायग्राम अगर पहले से बोर्ड पे बना हुआ होता तो आप कैसे सीख पाते। इसलिए इसको जो है ना बनाने की प्रैक्टिस करो, 5-10 मिनट ना ही सही, जब इतना पढ़ लें तो 5 मिनट और पढ़ लेंगे तो बहुत इजी होता है। ये सब मैं क्या बना रहा हूँ, फेस बना रहा हूँ, ये सब बनेंगे अभी फेस, आराम से देखो ज़रा, ठीक है। फिर तुम्हारे पास ये वाली फेस आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में मैंने इसको इससे मिला दिया है, ये चलिए ये बेटा घबराओ मत, बहुत इजी पॉइंट होता है ये, ठीक है। इस टाइप से मैंने ये बना दिया। अब देखो भाई जो ये G1 फेस है ना, इसको मैंने डार्क कर दिया, किससे, ब्लू से मैंने डार्क कर दिया, ठीक है। ये ग्रोथ वाली फेस होती है, कौन सी फेस होती है बेटा, ये ग्रोथ वाली। अब अगर लाल होता तो मैं लाल से कर देता, पर मेरे पास लाल मार्कर है नहीं, तो ये मैंने ना ब्लू से शो कर दिया, ग्रोथ वाली फेस। ऐसी एक ग्रोथ वाली फेस ये भी मैंने ब्लू से शो कर दी, ठीक है। ये वाली ग्रोथ वाली फेस भी मैंने ये इसको ब्लू से शो कर दिया, ठीक है। ये इसको मैंने ये ब्लू से शो कर दिया, बस और कुछ नहीं करना है। ये मैंने ब्लू से शो कर दिया, ठीक है, ये कर दिया मैंने ब्लू से शो, ठीक है। इसको पूरा डार्क कर दो बढ़िया करके, डायग्राम लगे कि हाँ भाई सच में डायग्राम बना हुआ है। ड्राइंग मेरी बहुत बढ़िया है, ठीक है, ड्राइंग मेरी बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं थी, है अब भी है, आज भी है। ये बना दिया मैंने, ठीक है।
ओके, अब सबसे पहले ये G1 फेस है, ये वाली जो फेस आती है ना वो G2 फेस आती है बेटा, G2 फेस आती है, ये वाली G1 फेस, ये वाली G2 फेस, ये होती है हमारी S फेस। एस फेस, अब तुम ये चेक करो कितना ज़्यादा है, देखो ये सबसे बड़ी दिखाई दे रही है तो इसमें 30 से 50% टाइम लगता, यहाँ 30 से 40% टाइम लगता, और यहाँ मात्र 10 से 20% टाइम लगता है। ठीक है, चलिए, तो G1 फेस में ना ग्रोथ होती है, ग्रोथ मतलब समझते हो आप, GROWTH ग्रोथ होती है, और RNA, ध्यान देना है, RNA और प्रोटीन का भी संश्लेषण होता है। ठीक है, PROTINE, प्रोटीन सिंथेसिस होती है इसमें, सिंथेसिस होती है। ठीक है, यानी कि पहला पॉइंट ग्रोथ होती है, दूसरा पॉइंट RNA प्रोटीन का संश्लेषण होता है। एस फेस में जो होता है ना, DNA का डुप्लीकेशन होता है, मतलब समझते हो आप, DNA जो हमारा DNA होता है ना, ये DNA जो मेरे पास DNA है, इसका डुप्लीकेशन होता है, द्विगुणन होता है, डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, फिर मेरे पास इसके बाद में जो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन बनती है, हिस्टोन प्रोटीन भी बनती है इसी फेस में, हिस्टोन प्रोटीन बनती है। और इसी फेस में सेंट्रोइड जो होते हैं ना हमारे, सेंट्रोइड जो होते हैं, सेंट्रोइड का भी डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, इसी फेस में। और G2 फेस में जो होता है ना हमारा, ये तो हमारी S फेस आ गई, ये हमारी कौन सी फेस है बेटा, ये हमारी कौन सी फेस है, ये S1, ये S फेस है हमारी। ठीक है, ये ध्यान देना, ये हमारी S फेस है, और ये हमारी कौन सी फेस है, ये हमारी G1 फेस है। ठीक है, और ये हमारी आ गई G2 फेस। ओके, ये हमारी कौन सी फेस आ गई, G2 फेस आ गई। अब G2 फेस में भी ग्रोथ होती है, कोशिका का आकार बढ़ता है, GROWTH। ठीक है, और यहाँ पर जो होती है ना, यहाँ पर एक प्रोटीन और बनती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनती है, यानी कि ट्यूबुलिन। ठीक है, या ट्यूबुलिन प्रोटीन बनती है यहाँ, ट्यूबुलिन प्रोटीन, जिसके स्पंडल फाइबर होंगे, अभी देखेंगे आगे, प्रोटीन बनती है। और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यार बड़ा शॉर्ट में लिखो सही करके इसको, 1 मिनट हो जा रहा है अभी यार, ये आ नहीं रहा, तो मैं इसको दूसरे मार्कर से लिखता हूँ ताकि जो है तुम्हारे समझ में आ जाए। ठीक है, जल्दी से फास्टली। ओके, तो बेटा यहाँ पर जो होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, अब दिखाई दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का संश्लेषण होता है। और बाकी जो ये हमारी एम फेस आ गई, एम फेस में देखो ध्यान देना, G1 फेस में ग्रोथ होगी, RNA प्रोटीन का संश्लेषण होगा, और S फेस में DNA का द्विगुणन होता है, हिस्टोन प्रोटीन बनती है, और सेंट्रोइड का भी द्विगुणन होता है। G2 फेस में सेल का आकार बढ़ता है, और ट्यूबुलिन प्रोटीन बनती है, जिसका स्पंडल फाइबर बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और ETC पार्ट का निर्माण होता है। ठीक है, जो सेल में पाए जाते हैं, उन सभी पार्ट्स का निर्माण होना शुरू हो जाता है। अब जो तुम्हारे पास ये एम फेस, अब यहाँ से जो फेस है ना, यहाँ से लेके और जो यहाँ तक की फेस है, ये वाली, ये वाली फेस। ठीक है, ये वाली जो फेस है यहाँ तक, ठीक है, ये इंटरफेस होती है। ये कौन सी फेस होती है बेटा, इंटरफेस। ये ध्यान देना, ये इंटरफेस होती है ये। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक कौन सी फेस होती है हमारी, इंटरफेस होती है। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक जो होती है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की जो फेस होती है, ये वाली, ये एम फेस होती है। ये वाली जो होती है ना, ये वाली फेस, ये खाली एम फेस आती है। कौन सी फेस आती है, एम फेस। ठीक है, एम फेस मतलब माइटोसिस। चलो मैं लिख देता हूँ इसको भी, माइटोसिस। ऐसे लिख दो घुमा के हाथ, ऐसा करके, चलिए, माइटोटिक। ठीक है, ये माइटोटिक फेस होती है, वो इंटरफेस होती है, और ये कौन सी होती है, माइटोटिक फेस होती है। अब इसमें क्या होता है वो अभी देख लेते हैं। सबसे पहले 2 भागों में डिवाइड करो इसको,
यह है साइटोकाइनेसिस, ऊपर वाला भाग, ये वाला जो भाग आया ना, ये वाला भाग, यह है साइटोकाइनेसिस, ये साइटोकाइनेसिस, काइनेसिस, ठीक है, ये साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है। फिर हमारी जो ये वाली फेस है हमारी पूरी, ये पूरी आप कर सकते हो, मर्जी है आपकी। चलिए मैं इसको थोड़ा सा ना यहाँ से लेके यहाँ से मैं इतना कर देता हूँ, इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। पहला मेरे पास पहला पार्ट हो जाएगा, फिर दूसरा पार्ट हो जाएगा मेरे पास, और फिर लास्ट में 4 भागों में मैंने तोड़ दिया इसको, है ना। तो जो ये वाला पार्ट है ना, ये कौन सा पैराफेस है, ये वाला मेटाफेस है, एनाफेस है एंड टीलोफेस है। और ये हो गया तुम्हारे पास केरियो, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना बेटे, केरियो, ठीक है, केरियो काइनेसिस, काइनेसिस, ठीक है, ये केरियोकाइनेसिस। तो ये केंद्रक विभाजन और ये साइटोकाइनेसिस। अब देखो जो नई सेल बनी है ना, जो हमारी पेरेंट सेल बनेंगी, जो सेल डिवीजन में भाग नहीं लेंगी, जो सेल डिवीजन में भाग नहीं लेती हैं, तो उसको ध्यान देना आप, जो सेल डिवीजन में भाग नहीं लेती हैं तो उनके लिए एक चीज़ और बनाई गई है, ये देख रहे हो, जो सेल डिवीजन में भाग नहीं लेती हैं उनको जो बोलते हैं G0 फेज बोलते हैं, वो बाहर हो जाती हैं, G0 फेस। तो ये कौन सी फेस है बेटा, G0 फेस को बोलते हैं क्विसेंट फेस। क्या बोलते हैं, क्विसेंट फेस, आगे लिखवा दूंगा अभी ये करने के बाद, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, सेल साइकिल का डायग्राम बना दिया मैंने पूरा। अब जो सेल डिवीजन में भाग नहीं लेंगी वो G0 सेल में पड़ी रहती हैं हमेशा, ठीक है, और जो भाग लेना चाहती हैं, इससे ब्रेक हो गया हमारा, ठीक है, कि कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो अगेन से भाग लेकर सेल साइकिल को पूरा करती हैं। चलो तो जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही अच्छा और डायग्राम मैंने बनाया है समझने के लिए, ठीक है। अब सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसमें, क्योंकि पूरा डायग्राम मैंने बना दिया। यहाँ तक का फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ठीक है। अब पहले हेडिंग के बाद लूँगा मैं, इंटरफेस डालूंगा, है ना। चलिए मैं इसको एज कर देता हूँ। भाई देखो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, पर समझ में आ जाएगा आपको, क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। ये जो एन है ये क्या चीज़ है, हटा दे रहा हूँ, चलो हटाओ इसको भी, ठीक है। ये समझ में आ जाएगा पूरा आपको। यार अगर ये टॉपिक समझ में ना आए तो फिर पढ़ना बेकार है। जितना सिंपल टॉपिक है ये, बड़ा सिंपल टॉपिक है, बड़ा इजी टॉपिक है, बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। चलिए भाई, सबसे पहला नंबर कौन सा ले में हम इंटरफेस ले लेते हैं, है ना। सेल साइकिल की 2 मुख्य फेस होती हैं, ठीक है। पहली फेस कौन सी है हमारी, इंटरफेस होती है। चलो इंटरफेस, ओके सर, ओके। दूसरा मार्क उठाता हूँ, ये वाला इंटरफेस। पहला नंबर कौन सा बेटा, इंटरफेस। चलिए डाल दो इंटरफेस। अब ये इंटरफेस में क्या होता है, ठीक है, ये जो होती है ना, ये सेल डिवीज़न की, यानी कि ये सेल डिवीज़न की प्रथम फेस होती है। लिख दो, यह है सेल डिवीज़न की प्रथम फेस होती है, ये सेल डिवीज़न की, ठीक है, ज़्यादा नहीं, छोटा छोटा, ये सेल डिवीज़न की प्रथम फेस होती है। थोड़ा थोड़ा लिखवाऊंगा, ज़्यादा नहीं, बस सेल डिवीज़न की प्रथम फेस होती है, ठीक है। ओके सर, फेस होती है। इस फेस में होता क्या है, ठीक है, इस फेस में सेल जो होती है विभाजन के लिए तैयार होती है। इस सेल यानी कि इस फेस में, ठीक है, इस फेस में, ओके सर, सेल जो होती है वो डिवीज़न के लिए, सेल डिवीज़न के लिए क्या होती है बेटे, तैयार होती है, ठीक है, रेडी होने लगती है, तैयार होती है। ओके, बोलो ओके, ठीक है। यह सेल डिवीज़न की कौन सी फेस है, जल्दी बताओ फास्टली। ये सेल डिवीज़न की प्रथम फेस है, और इस फेस में जो होती है ना, इंटरफेस में सेल डिवीज़न के लिए तैयार होती है। अब इसमें भी 3 फेस होती हैं, ठीक है, इसमें 3 फेस आती हैं, इसमें 3 फेस आती हैं, इसमें 3 फेस आती हैं, ठीक है, 3 फेस आती हैं। अच्छा कौन कौन सी आती हैं चेक कर लो, इसमें 3 फेस आती हैं, ठीक है। पहली जो फेस होती है ना, पहली जो फेस होती है, पहली फेस वो G1 फेस होती है, ठीक है, G1 फेस। अब G1 फेस में क्या क्या होता है, जल्दी बताओ फास्टली बेटे, इस G1 फेस में क्या क्या होता है। G1 फेस में सेल के आकार में वृद्धि होती है। लिख दो, ये लाइन बहुत काम की है। ग्रोथ मतलब सेल के आकार में वृद्धि, सब कुछ इसे लिखूंगा मैं, कहीं बाहर से कुछ नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। यानी कि G1 फेस में इसमें होता क्या है कि इसमें सेल के आकार में वृद्धि होती है, ठीक है, सेल के आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है, सेल के आकार में वृद्धि होती है, ठीक है, सेल के आकार में वृद्धि होती है। और क्या होता है चेक करें आप, सेल के आकार में वृद्धि होती है, और क्या होता है सर, एक पॉइंट और होता है, और वो होता है RNA प्रोटीन, ठीक है।
यानी कि आरएनए और प्रोटीन, ठीक है, आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है। दो चीज़ें मैंने लिख दी, आरएनए प्रोटीन का क्या होता है, संश्लेषण होता है, ठीक है। चलो इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दूसरा फेस आ गया, बस इतनी बहुत है। और हाँ, टाइमिंग जो होती है ना इसकी, वो 30 से 40% होती है, 30 से 40% टाइम लगता है। इंटरफेस में 95% टाइम लगता है, उसमें से 30 से 40% टाइम इसी जीवन फेस में लग जाता है, ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरा नंबर आता है मेरे पास एस फेस, ठीक है, एस फेस। एस फेस इसमें क्या होता है, एस फेस में क्या होता है, देखो डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, यानी कि अगर 2n है, अगर डीएनए की संख्या 2n है तो 4n हो जाएगी। ऐसे तुम्हारे पास सेंट्रोइड का डुप्लीकेशन होता है, अगर एक सेंट्रोइड है तो 2 हो जाएंगे, 2 हैं तो कितने तुम्हारे पास 4 हो जाएंगे। लेकिन क्रोमोसोम में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर आप सोच रहे हो क्या जो हमारा डीएनए है उसका डुप्लीकेशन हुआ तो क्रोमोसोम का भी डुप्लीकेशन होगा, नहीं होता, कभी नहीं होता। द्विगुणन सिर्फ डीएनए का होता है, क्रोमोसोम में कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ डीएनए का क्या होता है इस फेस में, यानी कि डीएनए का, ठीक है, डुप्लीकेशन होता है, डुप्लीकेशन यानी कि द्विगुणन होता है, ठीक है, द्विगुणन होता है। यानी कि डीएनए की जो संख्या होती है ना, डीएनए की जो संख्या होती है, डीएनए की संख्या वो 2n से कितनी हो जाती है, 2n से 4n हो जाती है, 2n से 4n हो जाती है, 4n हो जाती है, ठीक है। परंतु ठीक है, परंतु क्रोमोसोम में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु क्रोमोसोम में, गुणसूत्रों में कोई, गुणसूत्रों में यहाँ परिवर्तन होता है, वहाँ कोई चेंज नहीं होगा। क्रोमोसोम में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, ओके सर, ओके। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या होता है। नेक्स्ट में होता है तुम्हारे पास, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है, लिख नहीं रहा हूँ मैं। सेंट्रोइड का डुप्लीकेशन होता है, ठीक है, ये भी लिख दे रहा हूँ मैं, सेंट्रोइड का डुप्लीकेशन होता है, बस इतना बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, डुप्लीकेशन बहुत बड़ा साइकिल है यार ये, डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। फिर मेरे पास कौन सी फेस आ जाती है, फिर मेरे पास आती है G2 फेस। आ गई G2 फेस, चलिए इसमें देखते हैं क्या होता है थर्ड नंबर पे। अबे समझ में भी आ रहा है या ऐसी बस चले सुन दो। तो G2 फेस जब हमारी आ जाती है तो छा जाती है बेटा, आ जाती है तो छा जाती है। G2 फेस में क्या होता है, देखो G2 फेस में सेल के आकार में वृद्धि होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ETC क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स बनते हैं किसके, सेल के, ठीक है। यानी कि सेल के आकार में क्या होती है, ग्रोथ होती है, सेल के आकार में वृद्धि होती है, ठीक है सर, सेल के आकार में वृद्धि होती है। और जो टाइम लगता है ना इसको, तो थोड़ा मैंने ज़्यादा बड़ा लिया है। ज़्यादा बड़ा क्यों लिया, उसका रीज़न है कि टाइम जो यहाँ लगता है वो 30 से 50% लगता है, ठीक है। यानी कि इस फेस में 30 से 50% क्या होता है हमारा टाइम लगता। सेल के आकार में वृद्धि होती है, ठीक है सर, सेल के आकार में वृद्धि हो गई। इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ETC का निर्माण होता है। ETC का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है, निर्माण होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा इंटरफेस, इसमें जो टाइम लगता है वो 10 से 20% लगता है मात्र। जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, 10 से 20%। तो G1 फेज भी हो गई, S फेज भी हो गई और G2 फेज हो गई। तो इसमें क्या होता है, ये सेल डिवीजन की प्रथम फेज होती है। इस फेज में सेल डिवीजन के लिए तैयार होती है। इसमें 3 फेज होते हैं। इस फेज में सेल जो होती है वो डिवीजन के लिए तैयार होती है। इसमें 3 फेज आती हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, ठीक है। चलो, इंटरफेस हमारी कंप्लीट हो गई। टाइम लगता है 95%, चलो हटा दो। अब कौन सी फेस आ गई, जो कि मेन है। अब आ गई तुम्हारे पास माइटोटिक फेस, ठीक है। चलिए, M फेस आ गई, स्क्रीनशॉट मार दो इसका, ले लो स्क्रीनशॉट, हटा दें इसको, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यार ये माइटोटिक फेस क्या करती है। हाँ, यहाँ थोड़ा सा आपको टाइम लगने वाला है। टाइम बहुत कम लगता है पर आपको समझाने में टाइम लगने वाला है, क्योंकि मेन चीज़ यहाँ तक तो सेल तैयार हुई है डिवीज़न के लिए। अब धुआं निकलेगा सेल का, अब धुआं निकलेगा। अरे कभी भी जब आप शादी में जाते हो तो खासतौर पर लड़कियों को देखते होगे, मेकअप उनका, आप बैठे बैठे थक जाओगे, 1 घंटा 2 घंटा हो जाएगा आपको, लेकिन लड़कियों का मेकअप जो है ना ख़त्म नहीं होने वाला। बैठे बैठे कभी कुछ, हाँ अभी ऐसा वैसा होता है। वो इस सेम इंटरफेस में टाइम ज़्यादा लगता है तैयार होने में, इंटरफेस में टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन यहाँ पर जो ये माइटोटिक फेस होता है ना, इसमें समय कम लगता है लेकिन प्रोसेस लंबी होती है, अच्छी होती है। चलो देखते हैं।
तो डाल दे रही हूँ माइटोटिक फेस। सेकंड नंबर हमारा आ गया माइटोटिक फेस, माइटोटिक फेस, माइटोटिक फेस। अच्छा ठीक है, चलो माइटोटिक फेस, इसको आप एम फेस भी बोल सकते हो, ठीक है, माइटोटिक फेस को आप एम फेस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस फेस में जो होता है ना, इस फेस में सेल डिवीज़न होता है, ठीक है। इस फेस में क्या होता है बेटा, इस फेस में, ठीक है, सेल डिवीज़न होता है, ठीक है, ठीक है, सेल का विभाजन, सेल डिवीज़न होता है, ओके। इस फेस में सेल डिवीज़न होता है, ठीक है। दो फेस होती हैं, दो फेस होती हैं, ठीक है। कितना समय कितना लगता है इस फेस में, लिख दो समय भी, इस फेस में, ठीक है, 5% लगता है सेल डिवीज़न का, 5%। इस फेस में सेल डिवीज़न का 5% लगता है, सेल डिवीज़न का 5% होता है, 5%, सेल डिवीज़न का 5% समय लगता है, ऐसे लिख दो, समय लगता है। चलिए, दो फेस होती हैं इसकी भी, दो प्रोसेस होती हैं, दो प्रक्रियाएं होती हैं, मैंने ये लिख दिया, दो प्रक्रियाएं होती हैं। अच्छा, पहली कौन सी होती है वो हम चेक कर लेते हैं। पहली होती है हमारी कौन सी, पहली होती है कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, लिख दो कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस का, ओके सर, इसमें न्यूक्लियस का क्या होता है बेटा, डिवीज़न होता है, ध्यान देना, इसमें न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, ओके सर, डिवीज़न, इसमें न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है। अब न्यूक्लियस का डिवीज़न कितनी फेस में होता है, यह निम्न फेस में होता है, ठीक है, यह निम्न फेस में होता है, ठीक है, यह निम्न फेस में होता है। चलिए, अभी पहले न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, पहले न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होगा, यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा। फिलहाल तो मैं क्या करने वाला हूँ, केवल न्यूक्लियस का डिवीज़न करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, ये निम्न फेस में होता है, ठीक है, ये निम्न फेस में होता है। पहली जो फेस होती है ना, वो आती है तुम्हारे पास प्रोफेस, इनके पैराफेस, ठीक है, पैराफेस, ओके सर, ओके, पैराफेस, ठीक है। चलिए, पैराफेस मैंने लिए। अभी जो पैराफेस है ना, इसमें क्या होता है, ज़रा ध्यान देना। देखो, सेल हमारी कुछ इस टाइप की बनी है, सेल हमारी ऐसी है, ध्यान देना, ये बड़ा ज़रूरी होता है बेटा पैराफेस में। पैराफेस में ज़रा थोड़ा ध्यान से देखना, ये है मेरे पास, ठीक है, ये सेल है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ओके, ये सेंट्रोइड हो गए हमारे, और इसका अंदर ये न्यूक्लियोलस हो गया, यानी कि केंद्रिका हो गई। बाकी हमारा ये क्रोमेटिन है, ये सब क्या होते हैं हमारे, क्रोमेटिन, समझ गए, यानी कि केंद्रक में क्रोमेटिन पाए जाते हैं, ये क्रोमेटिन है, ये क्या है, सेंट्रोइड है, और ये क्या तुम्हारे पास न्यूक्लियोलस है, ये वाला क्या बेटे, न्यूक्लियोलस है, ये सेंटर अंदर वाला, ये पूरी सेल है, पूरी सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या तुम्हारे पास, ये क्रोमेटिन है, ये न्यूक्लियोलस है, ये तुम्हारे पास सेंट्रोइड है, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो है ना हमारा ये जो होगा ना, अब ध्यान देना, पहला नंबर कौन सा, पैराफेस है। अब पैराफेस में क्या होगा कि पैराफेस में जो होगा वो होगा, और होना काफ़ी नहीं होता, ये इस टाइप से, ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना आप। इसमें क्या होता है कि जो यार थोड़ा सा डायग्राम अगर बड़ा बन जाए तो और अच्छा लगेगा। चलो चलो, इतने रहने देना, चलो मैं थोड़ा डायग्राम बड़ा करके बना दे रहा हूँ, ये बड़ा बना दे रहा हूँ ऐसा करके, ये क्योंकि इसमें जो है ना ज़्यादा समझ में आएगा तुम्हारे। ये लाइन पे ध्यान देना बेटा। देखो, इसमें क्या होता है पैराफेस में जो तुम देख रहे हो ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये विलुप्त होने लगती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होने लगती है, विलुप्त होने लगती है। जो ये तुम केंद्रिका देख रहे हो, न्यूक्लियोलस, ये भी विलुप्त होने लगता है। और जो सेंट्रोइड होते हैं वो ध्रुव, इसका एक ध्रुव ये होगा, एक ध्रुव ये होगा, तो सेंट्रोइड जो होते हैं वो ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ध्यान देना बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना ये विलुप्त होने लगती है ना, इसको जो है, ये तो सेल है हमारी, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। इसमें आ गई वाली प्रोसेस ये, यानी कि सेंट्रोइड जो होते हैं, सेंट्रोइड ये ध्रुवों की ओर चलने लगते हैं, ये सेंट्रोइड ये ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं, ठीक है। और जो तुम्हारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो विलुप्त होने लगती है। बाकी क्रोमेटिन के रेशे हमारे क्या होते हैं, क्रोमेटिन के जो रेशे हैं वो हमारे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं, ऐसे करके ये क्रोमोसोम में ज़्यादा नहीं, मैं 2 ही बनाऊंगा, क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं,
यानी कि क्रोमोटिन जो है ना क्रोमोसोम बना देती है यहाँ पे, ऐसा हो जाता है ये। यानी कि अब मैं लिख सकता हूँ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विलुप्त होने लगती है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विलुप्त होने लगती है, ठीक है भाई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विलुप्त होने लगती है, इसके बाद में सर क्या होता है, ठीक है, विलुप्त होने लगती है। न्यूक्लियोलस केंद्रिका जो है ना गायब हो गई, देखो इसमें न्यूक्लियोलस जो होता है ना केंद्रिका विलुप्त हो जाती है, ठीक है, विलुप्त हो जाती है। क्रोमोटिन जो होते हैं ना, क्रोमोटिन यानी कि सेंट्रोइड जो होते हैं, ठीक है, ध्रुवों की तरफ चलने लगते हैं। जो सेल के ध्रुव होते हैं ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं ये पैराफेस है ओनली, जाने लगते हैं। और जो तुम्हारे पास क्रोमोटिन होती हैं, क्रोमेटिन, ठीक है, क्रोमेटिन, ओके, क्रोमेटिन, ठीक है। क्रोमेटिन मिलकर क्या बनाती है बेटे, मिलकर मोटे क्रोमोसोम बनाती है, मिलकर मोटे क्रोमोसोम बना देती है, मोटे क्रोमोसोम, ठीक है, गुणसूत्र बनाती है, ठीक है। इतनी प्रोसेस यहाँ पर हो जाती है पैराफेज में। तो ये कौन सी फेज हो गई बेटा, पैराफेज हो गई, ध्यान देना। तो सेल से क्या हो गई मेरे पास, अभी तक क्या बनी है, अभी मेरे पास पैराफेज बन गई है। अब पैराफेज के बाद जो दूसरी फेज आती है वो कौन सी आती है, मेटाफेज आ जाती है। कौन सी फेज आ गई बेटा, मेटाफेज। बस खत्म होने वाला, हो गया टॉपिक कंप्लीट। अब जो ये मेटाफेज होती है ना, अब ये वो फेज होती है जहाँ पर क्रोमोसोम आपको स्पष्ट दिखाई देते हैं। और क्रोमोसोम जो होते हैं ना वो सेल के मध्य रेखा में होते हैं, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, अब मेटाफेज में क्या होता है, इसको जो है ना ये वाला, ये कुछ ऐसे आपको दिखाई दे देगा, ये इस टाइप से दिखाई दे रहा है, ये नहीं दिख रहा है। चलिए मैं यहाँ जो है ना यहाँ बना देता हूँ उसको, चलो यार यहाँ ही बना दे रहा हूँ मैं, तो मेटाफेज थोड़ा सा ऊपर, चलो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, यहाँ पे डायग्राम लिखा आगे देंगे, यहाँ पे डायग्राम बना दे रहे हैं ये, क्योंकि नीचे आगा नहीं ना, कट जाएगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा यार, फिर कहोगे सर ये डायग्राम कट गया। यहाँ पर जो क्रोमोसोम होते हैं ना, ये जो ये हमारे क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं ये, ठीक है। ये अरे यार कैसे बनाऊँ, चलिए ऐसे बना दो, लो ये क्रोमोसोम, फिर इधर भी मेरे पास क्या है, ये क्रोमोसोम, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, मेरी पार्टी, ये तुम्हारे पास ध्रुवों में आ जाते हैं, यानी कि सेंट्रोइड जो है वो ध्रुवों में आ जाते हैं, और क्रोमोसोम जो होते हैं मध्य रेखा में। ये लाइन पे ध्यान देना, ये लिखने वाला हूँ, क्रोमोसोम, ठीक है, मध्य रेखा में होते हैं, मध्य रेखा में जम जाते हैं, हिलते जुलते नहीं हैं, जम जाते हैं, मध्य रेखा में जम जाते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम मध्य रेखा में जम जाते हैं, जम गए, सेंट्रोइड ध्रुवों में आ जाते हैं। जो सेंट्रोइड होते हैं ना, सेंट्रोइड ना, क्रोमोसोम मध्य रेखा में आ जाते हैं तथा स्पष्ट दिखाई देते हैं, अब अगर क्रोमोसोम को आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देखना है ना, तो इसी फेस में हम क्रोमोसोम का यूज़ करते हैं। तो क्रोमोसोम मध्य रेखा में जम जाते हैं तथा स्पष्ट दिखाई देते हैं। सेंट्रोइड जो होते हैं, सेंट्रोइड कहाँ जाते हैं तुम्हारे पास, ध्रुवों में आ जाते हैं, ठीक है, आ जाते हैं। अब बेटा स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है, यानी कि तंतु का स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है। स्पिंडल फाइबर का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है, ध्यान देना, स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है, ठीक है, स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है, ओके। स्पिंडल फाइबर का क्या होता है, निर्माण होता है। जो अभी जो स्पिंडल फाइबर होता है ना, वो दोनों सेंट्रोसोम को आपस में जोड़ देता है, इस टाइप से, ये फिर ये ऐसा करके, तो ये हमारे क्या है, दोनों को जोड़ दिया। यानी कि स्पिंडल फाइबर जो होता है ना, स्पिंडल फाइबर, ठीक है, दोनों सेंट्रोइड को जोड़ता है, दोनों सेंट्रोइड को जोड़ देता है, जोड़ देता है, ठीक है। अब जरा थोड़ा लाइन पे ध्यान देना, जो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन मैंने लिखी है ना, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के जो होते हैं स्पिंडल फाइबर बने होते हैं। स्पिंडल फाइबर किसके बने होते हैं, इसी ट्यूबुलिन
प्रोटीन के बने होते हैं, जो कि यहाँ निर्माण हुआ। इसी ट्यूबुलिन प्रोटीन के क्या होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं हमारे, बने हुए होते हैं। ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना। चलिए, तो 2 फेस हमारी कंप्लीट हो गई, एक पैराफेस हो गई, मेटाफेस हो गई। इसके बाद में कौन सी आती है, एनाफेस आती है। अब एनाफेस का मतलब यहाँ पर ये होता है कि दोनों स्पिंडल फाइबर में खिंचाव उत्पन्न होता है। खिंचाव समझते हो, ऐसे करके, ऐसे पकड़ा, ऐसे खींच दो, खिंचाव उत्पन्न होता है, ऐसे करके हो गया खिंचाव उत्पन्न। जब खिंचाव उत्पन्न होगा तो जो सेंट्रोमियर होता है ना, वो बीच में से क्या होता है, टूट जाता है। ये जो सेंट्रोमियर देख रहे हो आप, वो बीच में से टूट जाता है। आधे क्रोमोसोम ऊपर खींच जाते हैं, आधे क्रोमोसोम नीचे खींच जाते हैं। ये लाइन लिखने वाले हम एनाफेस में। ठीक है, जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी फटाफट ले, जल्दी ले ले स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे बढ़ा दें, बढ़ा दे रहे हैं आगे, चलो लो। ठीक है सर, मैंने आगे इसको बढ़ा दिया है। ओके ओके ओके, चलिए चलिए देखते हैं। अभी ये डायग्राम थोड़े से काम में आएंगे, इसलिए मैं डायग्राम इरेज नहीं कर रहा हूँ। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया यार, बहुत इंटेलिजेंट है आप लोगों के जैसा तो दुनिया के अंदर कोई नहीं है। कोई भी जैसे आप हो समझे, पढ़ने में इतने इंटेलिजेंट, मैं कुछ कह नहीं सकता आपके बारे में। 1 मिनट में सारे के सारे टॉपिक आपको समझ में आ जाना चाहिए। ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज तो नहीं है, जल्दी बताओ, ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है नहीं है ना। मैं खुद अपने पास से बना के लिख रहा हूँ यार, ऐसी तुम्हें इसको देख के ना एक बार, बड़ा ईजी है, आराम से लिख दोगे। अरे यार कैप कहाँ गया अभी इसका, ये गिर गया। चलो देखो फिर नेक्स्ट देखते हैं, करें नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, इसके बाद में देखो थर्ड नंबर हमारा कौन सा आता है, एनाफेस आती है। एनाफेस में मैंने जो बोला है ना वही लिखना है आपको। एनाफेस में मैंने क्या बोला है, एनाफेस में मैंने बताया आपको, जो ये है ना हमारे पास सेल, ये इस टाइप की जो हमारी सेल है इसमें, ठीक है, ये वाला स्पंडल फाइबर जो है इसको अलग ले जाएगा, यानी कि आधे टूट जाएंगे ऊपर को, ऐसे ये वाले, ये आधे जो है ऊपर को टूट जाएंगे, ऐसे ही आधे जो है ये दूसरे नीचे को टूट जाएंगे, ऐसा करके ये, ठीक है, ये फिर आधे जो है ये नीचे टूट जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे करके आधा ऊपर और आधा नीचे हो गया। चलिए, तो मैंने क्या बोला, स्पिंडल फाइबर जो होता है हमारा, स्पिंडल फाइबर पर, ठीक है, स्पिंडल फाइबर में क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है। में खिंचाव क्या होता है बेटा, स्पिंडल फाइबर में खिंचाव उत्पन्न होता है। खिंचाव कैसे लिखा जाएगा भाई, गलत लिखा गया है तो, खिंचाव, अरे यार खिंचाव उत्पन्न होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है। ठीक है, ओके ओके ओके, जिससे सेंट्रोमियर जो होता है ना, सेंट्रोमियर, जिससे सेंट्रोमियर ये वाला होता है सेंट्रोमियर, अरे होता ना है सेंट्रोमियर, अच्छा क्रोमोसोम पढ़ा है, क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर नहीं होता है, जिससे सेंट्रोमियर जो होता है ना, सेंट्रोमियर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख लो। जिससे सेंट्रोमियर बीच से टूट जाता है, बीच से टूट जाता है, ठीक है, ठीक है। आधे क्रोमोसोम जो होते हैं, आधे क्रोमोसोम जो होते हैं ना, क्रोमोसोम 2 भागों में बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम 2 भागों में क्या होते हैं, 2 भागों में बढ़ जाते हैं, क्रोमोसोम 2 भागों में बढ़ जाते हैं। ठीक है, यानी कि एक आधे क्रोमोसोम एक सेंट्रोइड की ओर और आधे क्रोमोसोम एक सेंट्रोइड की ओर चले जाते हैं। ठीक है, आधे क्रोमोसोम एक सेंट्रोइड की ओर, पूरा लिखो से करके बना के, कभी कहोगे सर ने गलत लिख दिया, फटाफट से, आधे क्रोमोसोम एक सेंट्रोइड की ओर, तथा आधे क्रोमोसोम दूसरे सेंट्रोइड की ओर चले जाते हैं, बस ये फेस हो गई हमारी कौन सी, तीसरी फेस। चौथी फेस और आती है अभी, जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट मार दो उसका, ले लो स्क्रीनशॉट, कर दें इसको रेज। ठीक है, ये चलिए बेटा एक स्टेज और पढ़ लेते हैं इसकी, कौन सी है, 4th स्टेज, टीलोफेस। अब टीलोफेस में जो कुछ खत्म हुआ था वो वापस आ जाएगा, टीलोफेस, टीलो ओ भैया टीलो, देख लो ज़रा से करके। तो टीलोफेस में क्या होता है, टीलोफेस में न्यूक्लियन मेम्ब्रेन वापस आती है, न्यूक्लियोलस वापस आ जाता है, और
और क्रोमेटिन बनना प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है, और अलग अलग सेल बन जाती हैं, एक सेल ऊपर बन जाएगी और एक सेल नीचे बन जाएगी, कुछ इस टाइप से देखो ये ऐसा करके ये ठीक है। तो एक सेल इधर हो जाएगी और एक सेल हमारी क्या हो जाएगी बेटा, इधर बन जाएगी। इधर भी तुम्हारे पास ये क्रोमेटिन के रेशे बनने लगते हैं, न्यूक्लियस बनने लगता है, ठीक है। फिर तुम्हारे पास ये और ये ऐसे बन गई, दो सेल हो गई हमारी, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगती है, ऊपर को भी नीचे को भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है, क्रोमेटिन बनना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, बनना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस बन जाता है, ये जो न्यूक्लियोलस है ना, ये वाले न्यूक्लियोलस, ठीक है, बन जाते हैं, ओके, न्यूक्लियोलस बन जाते हैं, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, क्रोमेटिन बनना प्रारंभ हो जाते हैं, न्यूक्लियोलस बन जाते हैं, इस यानी कि अतः जो दो पेरेंट सेल यानी कि दो डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है, DAUGHTER, दो डॉटर सेल का क्या हो जाता है बेटा, निर्माण हो जाता है, ठीक है, निर्माण हो जाता है। चलिए हो गया, दो डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है, ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे। अब जो है ना, ये चार प्रोसेस हमारी पूरी हो गई, कौन सी, पैराफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब साइटोकाइनेसिस आ जाता है। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का क्या होता है, डिवीज़न होता है, ठीक है, डाल दो जरा इसका जो साइटोकाइनेसिस है वो डाल दो, साइटोकाइनेसिस, ठीक है, साइटोकाइनेसिस, ठीक है, साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस यानी कि इसमें होता क्या है बेटा, इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है ना सेल का, ये वाला, इस सेल का जो साइटोप्लाज्म है, अभी तो न्यूक्लियस का डिवीज़न हुआ है, अब सेल का जो ये साइटोप्लाज्म है, ये वाला भाग तो होता है, इसमें साइटोप्लाज्म का, ठीक है, डिवीज़न होता है। इसमें साइटोप्लाज्म का क्या होता है, डिवीज़न होता है, और यह दो प्रकार से होता है, ठीक है, ये दो प्रकार से होता है। एनिमल सेल में अलग होता है और प्लांट सेल में अलग होता है। तो एनिमल दो प्रकार से होता है, एनिमल सेल में दो प्रकार से होता है। पहला जो प्रकार होता है ना इसका, वो होता है एनिमल सेल, ठीक है, एनिमल सेल में, ठीक है, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न जो होता है ना, डिवीज़न, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न, वो क्लीवेज फ्यूरो मतलब खांचा होता है, खांच द्वारा होता है या खाद्य द्वारा होता है, क्लीवेज फ्यूरो द्वारा होता है, ठीक है। कैसे करके वो भी हम देख लेते हैं जल्दी, फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लिया स्क्रीनशॉट। भाई मैं डायग्राम इरेज नहीं करूँगा क्योंकि डायग्राम के बिना काम चलने वाला नहीं है, ठीक है, डायग्राम के बिना काम चलने वाला नहीं है, पूरा पढ़ा दूंगा, घबराओ मत यार, तुम तो घबरा रहे हो अभी से। चलिए, तो मैंने क्या बोला, अगर साइटोकाइनेसिस आपको करना है तो दो प्रकार से होता है, एनिमल सेल में अलग होगा और प्लांट सेल में अलग होगा। एनिमल सेल में किसके द्वारा होता है डिवीज़न, क्लीवेज फ्यूरो के द्वारा, यानी कि खांचे द्वारा होता है, इस टाइप से। जरा डायग्राम देख लो बेटा, ये तो मैंने डायग्राम तुम्हारा इतना तो बन ही गया है, ये बेटा इतना तो बन ही गया है, ये यहाँ तक तो हमारा बन ही गया, मैंने देख लिया ये और ये, ठीक है। थोड़ा बड़ा का बना लो यार, और ये थोड़ा सा सेल जो है ना, सेल ज़्यादा गोल करके बना ऐसा करके ये, ठीक है, एक सेल ऊपर है और एक सेल हमारे नीचे है, ये क्रोमेटिन, न्यूक्लियस क्रोमेटिन, ठीक है। फिर क्या होता है देखो, इससे होता क्या है कि जो साइटोप्लाज्म है ना, वो परिधि से ये ऐसे करके, परिधि से ये, ठीक है, ये परिधि से अंदर केंद्र की ओर सिकुड़ जाता है, ठीक है, ये ऐसे करके, ठीक है, ये तो ये क्रोमेटिन और ये, ठीक है। तो फिर से क्या होता है, ये हमारा अलग हो जाता है, यानी कि एक सेल जो है वो दो सेलों में डिवाइड हो जाती है, ये ठीक है, हो गई। तो ये बन गई दो नई डॉटर सेल, ठीक है। अब इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है, ये दो प्रकार से होता है। पहला जो है एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म का डिवीज़न जो होता है वो क्लीवेज फ्यूरो द्वारा होता है, और ठीक है। अब इसका सेकंड नंबर हमारा जाता है
चलो मैंने इरेज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सेकंड नंबर आया था हमारा प्लांट सेल में, ठीक है, वीडियो कट गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट सेल में जो सेल डिवीज़न होता है ना बेटा, प्लांट सेल में जो सेल डिवीज़न होता है, प्लांट सेल में जो सेल डिवीज़न होता है वो सेल प्लेट द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सेल प्लेट द्वारा होता है, ध्यान देना, सेल प्लेट द्वारा होता है। एम राइट? ओके सर, राइट। यानी कि प्लांट सेल में सेल डिवीज़न जो होता है, प्लांट सेल में सेल डिवीज़न सेल प्लेट द्वारा होता है। अब सेल प्लेट द्वारा होता है तो इसका मतलब ये है कि जो साइटोप्लाज्म होता है ना वो परिधि से यानी कि केंद्र से परिधि की ओर बढ़ता है, ठीक है, ये ध्यान देना। यानी कि प्लांट सेल में सेल डिवीज़न सेल प्लेट द्वारा होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म जो वो केंद्रक से यानी कि न्यूक्लियस से, केंद्रक से जो होता है ना वो परिधि की ओर बढ़ता है। इस टाइप से थोड़ा ध्यान देना बेटे, परिधि की ओर बढ़ता है, ठीक है, और बढ़ता है। कैसे बढ़ेगा वो भी हम चेक कर लेते हैं। लाइन पे फोकस करना ठीक से बहुत ज़रूरी है। चलिए इस टाइप से ऐसे ये बेंजीन टाइप का बन जाता है, ये बीच में, फिर तुम्हारा बीच में ये न्यूक्लियस और ये हमारा क्रोमेटिन, फिर जो है ये अलग हो जाएगा, फिर जो है ये दोनों के दोनों हमारे अलग हो जाएंगे, ये ठीक है, फिर हमारा ये भी क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये दो न्यू डॉटर सेल बन गई। अब अतः करके मैं लिख दे रहा हूँ अतः, ठीक है। ये डॉटर सेल जो होती है ना, ये अतः ये डॉटर सेल DAUGHTER, ये डॉटर सेल, अतः इन डॉटर सेल का पुनः विभाजन, यानी कि ये चलो यार ऐसे, अतः ये डॉटर सेल पुनः विभाजन के लिए, ठीक है, पुनः विभाजन के लिए तैयार हो जाती हैं। के लिए क्या हो जाती हैं बेटे? के लिए तैयार हो जाती हैं, ठीक है। ये लाइन पर फोकस करना ठीक से। अतः ये डॉटर सेल पुनः विभाजन के लिए तैयार हो जाती हैं। इस प्रकार सेल साइकिल जो होती है ना, इस प्रकार सेल साइकिल, ठीक है, लगातार चलती रहती है। लगातार क्या होती है बेटे? चलती रहती है, ठीक है। नई सेल बनती रहती हैं, उनका डिवीजन होता रहता है। लास्ट में जो फेस आती है हमारी वो आती है बेटा G0 फेस। या जल्दी बताओ ये G0 फेस क्या होती है? अब जो सेल डिवीज़न में भाग नहीं लेती इस G0 फेस में एकत्रित हो जाती हैं, और इस G0 फेस को हम बोलते हैं क्विसेंट फेस, यानी कि शांत प्रवस्था, या क्विसेंट फेस बोल देते हैं। यानी कि जो सेल, ध्यान देना बेटे लाइन पे, जो सेल डिवीज़न में भाग नहीं लेती, जो सेल जो होती है ना वो सेल डिवीज़न में भाग नहीं लेती, जो सेल डिवीज़न में भाग नहीं लेती हैं, जो सेल डिवीज़न में भाग नहीं लेती हैं, लाइन पर फोकस करें, ठीक है। जो सेल डिवीज़न में भाग नहीं लेती हैं, ठीक है, नहीं लेती हैं, कहाँ रहती हैं? जो सेल डिवीज़न में भाग नहीं लेती हैं, ठीक है, G0 फेस में रहती हैं, G0 फेस में रहती हैं, ठीक है, G0 फेस में रहती हैं, ठीक है, रहती हैं। इस फेस को हम बोलते हैं, ध्यान देना बेटा, इस फेस का एक पर्सनल नाम है, इस फेस को क्विसेंट, ठीक है, क्विसेंट फेस कहते हैं, क्विसेंट फेस कहते हैं, ठीक है, फेस कहते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, जैसे मान लो किडनी हो गया, लीवर हो गया, उनकी सेल जो होती है ना, जो क्विसेंट सेल यानी कि लीवर और किडनी की जो सेल होती हैं वो जब G0 फेस में पहुंच जाती हैं तो हो सकता है कि उनकी सेल, ठीक है, G1 फेस में पहुंचे और सेल डिवीज़न उनका हो जाए, ठीक है। लेकिन हमारा जो हार्ट होता है और हमारा माइंड होता है, यहाँ की ऐसी सेल होती हैं कि अगर वो सेल्स G0 फेस में पहुंच गई तो उनका कभी भी सेल डिवीज़न नहीं होता। बट कुछ पार्ट्स जैसे किडनी, लीवर ऐसे होते हैं जिनकी सेल G0 फेज से निकलकर सेल डिवीज़न में भाग ले लेती है, लेकिन मस्तिष्क, हार्ट आदि जो कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी सेल जो होती है ना, ठीक है, वो G0 फेज में अटकी रहती है, कभी बाहर नहीं निकलती। तभी तो उसको बोलते हैं क्विसेंट फेज। जो सेल डिवीजन में भाग नहीं लेती है, G0 फेज में रहती है, इस फेज को हम क्विसेंट फेज कहते हैं। आई होप कि ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। डायग्राम बेहद ज़रूरी है, बिना डायग्राम के कुछ मत करके आना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।